सब्जेक्ट है। इसमें हम लोगों का आज नया चैप्टर है फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण क्या होता है? घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो रुक्ष पिंडों की संपर्क सतहों के बीच एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो एक पिंड का दूसरे पिंड पर फिसलने का विरोध करता है। वह क्या होता है? आपका घर्षण कहलाता है। तो दो रुक्ष सतह पिंडों की संपर्क सतहों का मतलब क्या होता है कि दो पिंड जिनकी सतह आपस में चिकनी ना हो, क्या हो, थोड़ी उबड़ खाबड़ या फिर थोड़ी स्क्रैचेबल हो, ऐसे पिंड जब एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं तो उनके संपर्क सतह, मतलब जिस सतह जो एक दूसरे को संपर्क की हुई रहती हैं सतहें, उन सतहों के मध्य जो बल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। आप जानते हैं कि घर्षण के बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला एग्जाम्पल तो एकदम बहुत ही सीधा साधा है कि यदि पैर के तली और फर्श या फिर ज़मीन के बीच घर्षण ना हो, भूमि के बीच घर्षण ना हो, तो हम लोग चल नहीं सकते हैं। इसीलिए बर्फ़ पे चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ पे हमारे पैर फिसलते हैं, वहाँ पे घर्षण का मान बहुत ही कम होता है। और यदि और जगह पे चलते हैं तो वहाँ पर घर्षण का मान ज़्यादा होता है, तो हमारे पैर नहीं फिसलते हैं। अगला है आपका घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है तो दोनों संपर्क तल पर एक रेखीय बल कार्य करता है जो पिंड की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस विरोधी बल को घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में एक तल दिखाया गया है। ये जो डॉटेड की जो नीचे से शेडिंग की गई है इस तरह से, यह आपका एक तल या फर्श है, जो भी फर्श है, तल है, तो उस पर एक पिंड रखा गया है। ये जो ऊपर शेडिंग की गई है आयताकार, या एक पिंड है जिस पर हम लोग एक बल लगा रहे हैं, F। प्रयास बल लिखा गया। प्रयास बल का मतलब हम उस पर बल लगा रहे हैं। तो जब बल लगाएंगे तो यह पिंड किस तरफ गति करेगी? आगे की तरफ गति करेगी, या गति की संभावना होगी। दोनों चीज़ें। हम बल लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिंड हमारी गति में ही आ जाए, मूव कर जाए। नहीं, हो सकता है कि उसमें क्या संभावना हो हमारे बल के द्वारा कि वह आगे की तरफ क्या करे? गति करे। तो जब संभावना आगे की तरफ गति की रहेगी तो वहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन बल कार्य करेगा वह पीछे की तरफ कार्य करेगा, म्यू आर। अब यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ दिखाया गया W भार, यह आपके पिंड का सेल्फ वेट है। और जो आपका यह ऊपर संपर्क तल, उसी संपर्क तल से सेल्फ वेट के ही क्रिया रेखा में ऊपर दिखाया गया है कैपिटल R। यह आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया है जो तल के द्वारा बॉडी पर लगाया जा रहा है। आप जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, थर्ड लॉ के अनुसार, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यदि किसी वस्तु के द्वारा जितनी क्रिया बल लगती है, विपरीत में दूसरी वस्तु के द्वारा उतनी ही क्या लगती है? प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ पर जो R का मान होगा वह W के इक्वल होगा। जो यहाँ पर म्यू है, म्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक। अब आते हैं हम लोग हमारे दैनिक जीवन में घर्षण की उपयोगिता क्या है। यूटिलिटी ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो क्या उपयोगिता है? घर्षण के कारण हम चल सकते हैं, घर्षण के कारण हम किसी ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, घर्षण के कारण हम लोग जो दैनिक जीवन में मशीनें उपयोग करते हैं वह मशीनों का चलना संभव होता है। घर्षण के कारण हम दौड़ सकते हैं, घर्षण के कारण हम लोग जो दैनिक जीवन में डेली गाड़ियाँ चलाते हैं, 4 व्हीलर हो गया, 2 व्हीलर हो गया, वो क्या होती हैं? चलती हैं। यह हो गया दैनिक जीवन में उपयोग फ्रिक्शन के। इसके अलावा भी और भी कुछ उपयोग है, आप लिख सकते हैं उसको। उसके बाद है आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र में घर्षण का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन इंजीनियरिंग फील्ड। तो इंजीनियरिंग फील्ड में क्या इसका महत्व है कि घर्षण का इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेष महत्व है। जैसे पुल्ली
पट्टे के बीच घर्षण के कारण ही शक्ति पारेषण संभव होता है। पावर ट्रांसमिशन, जो पुल्ली और पट्टा होता है, पुल्ली पर जब पट्टे चलते हैं तो वहाँ पर उसको फिसलने से रोकने के लिए एक पदार्थ लगाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ रहता है जो पुल्ली और पट्टे के बीच घर्षण उत्पन्न करता है, या यूँ कह लीजिए कि पट्टा पुल्ली को पकड़ कर चलता है, जिसके कारण हमारा पावर ट्रांसमिशन होता रहता है। अगला है आपका मोटर, कार, रेल आदि का चलना घर्षण के कारण ही संभव है। कोई भी गाड़ी या रेलवे चलती है तो गाड़ी के टायर्स और रोड के बीच फ्रिक्शन बल उत्पन्न होता है, तभी वह गाड़ी चलती है। आप कहते हैं कि टायर में आपके ग्रिप नहीं है, ग्रिप न रहने का मतलब है कि वह टायर ज़्यादा फिसल रही है, घर्षण बल वहाँ पर बहुत कम कार्य कर रहा है, जिससे आप कहते हैं ग्रिप नहीं है तो हम इस टायर को चेंज कर दे रहे हैं। मशीनों में भी घर्षण के कारण उसके चल भाग क्रिया करते हैं। जो आपकी मशीनें होती हैं, मशीनों में जो चल भाग होते हैं, मूविंग पार्ट होते हैं, वह फ्रिक्शन के कारण ही क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। फ्रिक्शन ना हो तो फिसलते रहेंगे, हमें उससे इच्छा अनुसार कार्य प्राप्त नहीं होगा। अगला है घर्षण के लाभ। घर्षण के बहुत सारे लाभ हैं। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर कुछ लाभ को बताया गया है। पहला है घर्षण के कारण हम चल सकते हैं। तो जब हमारे पैर की तली और फर्श या भूमि तल के बीच जब फ्रिक्शन बल रहता है तभी हम लोग क्या करते हैं, चल पाते हैं। किसी ऐसे जगह पे, बर्फ़ पे या कहीं ऐसे जगह पे जब बारिश भी रहती है, कहीं पे कीचड़ या फिर काई टाइप में रहता है, तो वहाँ पर हम लोग पैर रखते हैं तो पैर हमारा क्या होता है, फिसलने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पैर की तली और फर्श के बीच फ्रिक्शन बल का मान बहुत कम हो जाता है, जिससे हमारे पैर क्या होते हैं, फिसलने लगते हैं। घर्षण के कारण दिया सलाई जलाई जाती है। तो जो हम लोग माचिस जलाते हैं तो उसमें बिना घर्षण के माचिस नहीं जलेगी। फ्रिक्शन बल वहाँ पर होता है, तभी हमारी माचिस क्या होती है, जलती है। ब्रेक या क्लच की क्रिया घर्षण पर निर्भर करती है। ब्रेक या क्लच जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं, क्लच दबाते हैं, तो वहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद जो हमारे व्हील होते हैं, व्हील में ब्रेक शू लगा होता है, ब्रेक शू और व्हील के बीच घर्षण बल ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिससे व्हील को रोका जाता है। और क्लच की क्रिया में भी फ्रिक्शन बल उत्पन्न होते हैं। लिखने का कार्य घर्षण से ही संभव होता है। जब किसी पेन से किसी नोटबुक पे लिखा जाता है, कॉपी पे लिखी जाती है, तो पेन और कॉपी के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है, तभी हम लोग लिख पाते हैं। नहीं अगर जो उत्पन्न होगा तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। खूंटी का भार वहन करना घर्षण से ही संभव है। जो आप खूंटियाँ लगी होती है, जो उस पर कोई भार रखा जाता है, तो वह फ्रिक्शन के कारण ही उस पर रुका रहता है। नहीं तो यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो वह क्या करते, फिसल के नीचे गिर जाते हैं। खंभों पर चढ़ना, जब खंभे पर कोई, जैसे बिजली का खंभा हुआ, बिजली के खंभे पर ही कोई व्यक्ति चढ़ता है, तो वहाँ पर खंभे और पैर और हाथों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है, उसी के द्वारा ही उस पर चढ़ पाता है। यदि घर्षण बल का मान बहुत कम हो जाए तो वहाँ पर चढ़ना संभव नहीं होगा। कील को ठोकना, जब कील को ठोका जाता है तो कील किसी भी लकड़ी या दीवार में जब ठोका जाता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन बल कार्य करता है, तभी कील आपकी क्या होती है, उसमें ठोकी जाती है। वाहनों की गति को नियंत्रित करना, वाहनों की गति को नियंत्रित करने का मतलब जब हम लोग वाहन चलाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो उसकी गति को कम करते हैं, तो कम करने में वहाँ पर फ्रिक्शन बल का सबसे ज़्यादा उपयोग रहता है, कार्य करता है, तभी हमारी गाड़ी क्या होती है, नियंत्रित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप गाड़ी को अनियंत्रित स्पीड से मत चलाएं, नहीं तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी। वहाँ पर जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर फ्रिक्शन बल इंक्रीज होते होते ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अगला है आपके वाहनों के टायरों और पृथ्वी की संपर्क तल के मध्य घर्षण के कारण ही गाड़ियां चलती हैं। जैसा कि अभी ऊपर हम बताए हैं कि गाड़ी के पहिए जो टायर्स होते हैं उनके और जो रोड्स होते हैं
उनके या ज़मीन की सतह भूमि तल के बीच जब घर्षण बल उत्पन्न होता है तभी हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। नहीं अगर उत्पन्न होगा तो गाड़ी, आप देखते होंगे कि जहाँ पर घर्षण बल नहीं उत्पन्न होता है तो गाड़ी के पहिए एक ही जगह पे क्या करते हैं, घूमने लगते हैं, वह आगे नहीं बढ़ते हैं। सीढ़ी लगाकर चढ़ना, सीढ़ी लगाते हैं घर्षण बल के कारण ये सीढ़ी हमारी तिरछी किसी इंक्लाइंड सतह पर रुकी होती है। यदि फ्रिक्शन बल वहाँ कार्य न करे तो सीढ़ी हमारी क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी इंक्लाइंड तल से। अब ये तो हो गए आपके फ्रिक्शन के एडवांटेज जो आप कहते हैं लाभ। अब कुछ हानियाँ भी हैं, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो हानियों में क्या है कि मशीन की दक्षता कम हो जाती है। जहाँ फ्रिक्शन कार्य करता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण मशीन की दक्षता, इफ़िशियंसी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि मशीन का कुछ पावर फ्रिक्शन के कारण उसमें फ्रिक्शन लॉसेस में चला जाता है, जिससे उसकी इफ़िशियंसी हमारी 100% नहीं होती है। मशीनों में घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा से गर्म होकर मशीन के कुछ भाग खराब हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उसके कुछ पार्ट जो मूवेबल होते हैं फ्रिक्शन के कारण चलते हैं, लेकिन जब फ्रिक्शन ज़्यादा उत्पन्न होता है तो जब फ्रिक्शन ज़्यादा उत्पन्न होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ऊर्जा ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है। आप अपने हाथ से किसी लकड़ी के डेस्क पे अगर आप कुछ टाइम तक रगड़ें तो आपके उंगलियां गर्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी तरह जब आपके मशीन के पार्ट्स चलते हैं तो वहाँ पे चलने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जब पार्ट्स आपके गर्म होते हैं तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है या वो पार्ट्स आपके खराब हो जाते हैं। वस्तु को खींचने में अधिक बल लगाया जाता है। कोई भारी वस्तु है, यदि वहाँ पर घर्षण का मान ज़्यादा कार्य कर रहा है तो उस वस्तु को खींचने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। यदि घर्षण बल का मान बहुत कम है, घर्षण बल कम कार्य कर रहा है तो वहाँ पर हमको उस वस्तु को आसानी से खींच सकते हैं। मशीन में घर्षण कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। मशीन में घर्षण कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे, इसीलिए गाड़ियों में जो लुब्रिकेंट्स ऑयल होते हैं इसीलिए डाले जाते हैं ताकि वहाँ पर मशीनों के पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम किया जाए और जिससे आपकी ऊष्मा उत्पन्न कम हो और हमारे पार्ट्स कम खराब हों। तो स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। ये हानियाँ होती है। हानियाँ इसलिए होता है क्योंकि स्नेहक का प्रयोग करने के लिए उसको खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ते हैं। तो ये हो गए कुछ हानियाँ। अब आते हैं घर्षण के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा है डायनामिकल फ्रिक्शन। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिकल फ्रिक्शन में हम लोग पिंड की विरामावस्था में कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिकी या स्टैटिकल फ्रिक्शन कहते हैं। विरामावस्था का मतलब है जब पिंड हमारी रुकी हुई होती है या वह रेस्ट में होता है, तो उस कंडीशन में जब रेस्ट में होता है तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन कार्य करता है वह हमारा होता है स्टैटिकल फ्रिक्शन। दूसरा है आपका चरम या सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो संपर्क में रखे दो पिंडों के बीच जब सापेक्ष गति होने ही वाली होती है तो इस स्थिति में उत्पन्न हुए घर्षण के अधिकतम मान को चरम घर्षण या सीमांत कहते हैं। चरम घर्षण या सीमांत घर्षण कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर हम लोग बल लगाते हैं तो बल लगाते ही तुरंत वह पिंड गति की अवस्था में नहीं जाता है। वह पहले रेस्ट कंडीशन में होता है। जब रेस्ट कंडीशन में होता है, विरामावस्था में होता है, तो उस पर बल लगाते हैं तो वह गति की अवस्था में नहीं जाता। धीरे धीरे बल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तब वहाँ पर वह एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है कि पिंड हमारी अब इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा बल लगा देंगे तो पिंड हमारी क्या होगी, मूव कर जाएगी। तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्रिक्शन कार्य करता है वही होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन।
उसके बाद है आपका गतिकीय घर्षण, डायनामिकल फ्रिक्शन। जब एक पिंड संपर्क में आने वाले दूसरे पिंड के साथ सापेक्ष गति में होती है तो दोनों के संपर्क तल पर गति के विरोध में उत्पन्न हुए घर्षण को गतिकीय घर्षण कहते हैं। गति का मतलब होता है सापेक्ष। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, उस पर कोई वस्तु मूव कर रही है तो दोनों के जो तल हैं एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, गति की अवस्था में है। जब पिंड हमारी मोशन की अवस्था में होती है, गति की अवस्था में होती है, तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है वह हमारा होता है डायनेमिकल फ्रिक्शन। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे R है, FRICTION। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? आप देखे होंगे स्लाइड, किसी चीज़ को स्लाइड करना। स्लाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को सरकाना। तो जब कोई वस्तु सरकती हुई गति करती है तो वहाँ पर जो कार्य करता है वह आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए गति करता है, सरकता नहीं है, लुढ़कते हुए गति करता है, तो उस कंडीशन में जो आपका फ्रिक्शन कार्य करता है वह क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। जो डायग्राम आपका इम्पोर्टेंट है, यदि टाइप ऑफ फ्रिक्शन पूछता है तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन लिखने के बाद यह डायग्राम जरूर आपको बनाना है एग्जाम में। यहाँ पर क्या है, यह आपका यहाँ पे दो भुजाएं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, दो एक्सिस है। यह आपकी हो गई हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स और यह हो गई आपकी क्या, वर्टिकल एक्सिस वाई। वर्टिकल में हम लोग कैपिटल F लिए हैं जो आपका क्या है, घर्षण बल है, और जो हॉरिजेंटल में लिए हैं वह P लिए हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, बल। जो हम लोग पिंड पर अप्लाई करते हैं या पिंड पर लगाते हैं वह बल है। अब जब बल को हम लोग धीरे धीरे लगाते रहते हैं तो जब पिंड स्थिर अवस्था में है तो धीरे धीरे लगाते रहते हैं तो उसी के अनुपात में फ्रिक्शन बल क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह स्थिर अवस्था है, यहाँ से यहाँ तक यह जो डैश लगाया गया है, इस कंडीशन में जब पिंड रहता है तो हम लोग जब बल लगाते हैं तो फ्रिक्शन बल उसी के अनुपात में बढ़ता रहता है। यहाँ देखिए यह 45 अंश के कोण पर एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग और इंक्रीज करते हैं तो हमारी पिंड जो होती है, एक कंडीशन ऐसा आता है कि अभी हम बताए हैं कि वह लगता है कि अब वह क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। अब क्या होगी, वह मूव कर जाएगी। वो जो कंडीशन होती है वह यही होता है इन दोनों के बीच का, कि जो हमारी पिंड होती है वह चरम घर्षण पर होती है। चरम घर्षण बल जो वहाँ पर उत्पन्न होता है उसमें लास्ट कंडीशन पे होती है कि अब उसके बाद वह पिंड स्थिर न रह के क्या कर जाएगी कि अब वह लगेगा कि अब वह गति कर जाएगी। तो उस कंडीशन में जो हमारा घर्षण बल कार्य करता है वो होता है हमारा चरम घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जैसे ही आपकी पिंड गति कर जाती है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन का मान होता है वह लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही आप आगे जाएंगे, देखिए ग्राफ थोड़ा सा क्या हो रहा है, नीचे डाउन हो रहा है। तो यह आपकी गति की अवस्था होती है, यह स्थिर अवस्था और यह गतिक अवस्था। तो गतिक अवस्था में जो फ्रिक्शन बल का मान होता है वह लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है गति की अवस्था में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग इसके बाद इसके जो आगे हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, फिर कुछ और परिभाषाएं हैं उनको पढ़ेंगे।